14 अक्टूबर है, दिन शुक्रवार का है। एसटीएफ की टीम ने एक बड़े अपराधी मतलब अवैध खनन को लेकर वह फरार चल रहा था। पटना के बीटा थाना में केस दर्ज हुआ था। केस नंबर 999/2020। ये अगले महीना की 29 तारीख में अवैध खनन को लेकर गोलीबारी की घटना हुई थी। उसमें विनोद राय उर्फ विनोद यादव का नाम आया था। उसे एसटीएफ की टीम ने आज गिरफ्तार कर लिया है। शुक्रवार के दिन 14 अक्टूबर को और सितंबर के 29 सितंबर को इसने गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया था। अवैध खनन को लेकर उसको लेकर पटना के बीटा थाना में एक केस दर्ज हुआ, जिस केस नंबर है 999/2022 और उस मामले में एसटीएफ की टीम ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। और सबसे बड़ी बात यह है, विनोद राय उर्फ विनोद यादव के पास से 5 लाख रुपया बरामद हुआ है और 2 मोबाइल बरामद हुआ है। एसटीएफ की टीम ने एक बड़ी सफलता प्राप्त की है। और उसके बाद आज के दिन एडीजी हेडक्वार्टर जितेंद्र सिंह गैंगवार ने प्रेस वार्ता की है और वह पुलिस की सफलताओं के बारे में बता रहे हैं, किस तरह नौगछिया पुलिस के बारे में बता रहे हैं और बिहार में एसटीएफ ने कितने नक्सली को गिरफ्तार किया है और फिर आम पब्लिक को जागरूक करने के लिए कोई ठगी के मामले की भी वह जानकारी एडीजी जितेंद्र सिंह गैंगवार दे रहे हैं। आप जितेंद्र सिंह गैंगवार का वह बयान पूरा देखिए, वह किसी न किसी रूप में फ़ायदा भी होगा क्योंकि उसमें आम व्यक्ति को जागरूक होने वाली बात भी है और बिहार की कई सफलताओं का जिक्र एडीजी हेडक्वार्टर ने किया है। लेकिन बड़ी खबर आ रही थी, एसटीएफ की टीम ने विनोद राय उर्फ विनोद यादव को नगद 5 लाख रुपए और 2 मोबाइल के साथ गिरफ्तार कर लिया है। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। इस ब्रीफिंग में आपका स्वागत है। इधर कुछ हाल के दिनों में पुलिस के द्वारा जो अच्छी कार्रवाई हुई है और उसमें जो कुख्यात अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है, कांडों का उद्भेदन हुआ और पिछले 2-4 दिनों की जो खास महत्वपूर्ण उपलब्धियां उसको आपके सामने रखना चाहूँगा। नौगछिया के जिले के खरीक थाना अंतर्गत 14 गंभीर कांडों में आरोपित वांछित कुख्यात अपराध कर्मी की सूचना प्राप्त हुई। उस सूचना पर पुलिस दल एक बनाया गया विशेष रूप से और विशेष छापामारी दल जब वहाँ पहुँचा गांव में तो उस पुलिस को देख करके वो भागने लगा। उसको घेराबंदी करके दौड़ करके पुलिसकर्मियों के द्वारा मेहनत के द्वारा पकड़ा गया। कुख्यात अपराध कर्मी मौसम यादव, उसकी जब छापामारी दल के द्वारा तलाशी ली गई तो 1 पिस्टल और 6 गोली बरामद की गई। उसके विरुद्ध में कांड दर्ज कर दिया गया है, उसको जेल भेजा गया है और इस पर 14 गंभीर कांड थे जिन पर वांछित थे। इसी तरह से सहरसा के सोनवर्षा राज थाना क्षेत्र में पुलिस की रात्रि गश्ती टीम के द्वारा सहरसा जिले के टॉप 10 कुख्यात अपराध कर्मी मुकेश को गिरफ्तार किया गया है, जो 7 गंभीर कांडों में आरोपित वांछित था, कुख्यात अपराध कर्मी था। इस पर भी जब गिरफ्तारी की गई तो उसके पास में एक देसी कट्टा, एक कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद किया। जैसा कि आपको पिछले वीसी में बताया गया था कि दरभंगा जिला के रहने वाले मनीगाछी थाना क्षेत्र के अपराध कर्मी थे राकेश कुमार मिश्रा, जिसके द्वारा अंबानी समूह के एक अस्पताल को उड़ाने की धमकी दी गई थी। उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया और 6 अक्टूबर को ही उसे गिरफ्तार कर मुंबई पुलिस भेजा गया। उसी तरह का एक और अंतर्राज्यीय मामला प्रकाश में आया जिसमें राजस्थान राज्य के जोधपुर जिला के रतनगढ़ थाना क्षेत्र में एक व्यवसायी से अज्ञात व्यक्ति के द्वारा व्हाट्सएप से कॉल कर 5 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की गई और ये कहा गया कि आप SBI के इस खाता में पैसा जमा कर दीजिए, अन्यथा आपके साथ में कोई बुरी घटना होगी। अनुसंधान के क्रम में राजस्थान पुलिस के द्वारा जब आगे छानबीन की गई तो पता चला कि अभियुक्तों के द्वारा एक फर्जी सिम लिया गया है और बिहार पुलिस ने भी उसका सत्यापन किया और उसी एक व्यक्ति के नाम पर सिम ले करके और उसी व्यक्ति के KYC को यूज़ करके एक अकाउंट खुलवा लिया गया और उसके नाम पर ही ये कहा जा रहा था कि आप इस अकाउंट में पैसा जमा कर दीजिए।
और ये दूसरे के नाम से ही बैंक में खाता खुलवा के और उसमें पैसा जमा करा के उसको निकालने का अपराध करता था। ऐसे 3 अभियुक्तों को बिहार पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार किया गया। दरभंगा जिला के रहने वाले हैं और इनको माननीय न्यायालय में ट्रांजिट रिमांड के लिए भेजा गया और अब वो जोधपुर कोर्ट में उपस्थापित कर दिए गए हैं। साल की पूरी उपलब्धि संक्षेप में बताऊं तो इस साल में अभी तक सितंबर तक, जनवरी से लेकर सितंबर तक कुल 50 नक्सलियों को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। 233 मोस्ट वांटेड अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया है। 12 रेगुलर हथियार बरामद किए हैं। 6 पुलिस के लूटे हथियार बरामद किए हैं और 95 देशी हथियारों को बरामद किया है। ये सारी मैं सूचना में डिटेल में भी आपको उपलब्ध करा दूँगा। ये हमारे एसटीएफ जो विशेष कार्यबल पुलिस बल का है उसकी उपलब्धि है। और पिछली प्रेस ब्रीफिंग में मैंने आपको वज्र और जो ऑपरेशन प्रहार है उसकी उपलब्धियों के बारे में बताया। दो घटनाएं जो हाल फिलहाल में घटित हुई हैं उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक बेतिया जिले के योगापट्टी थाना क्षेत्र की घटना है जो फायरिंग के बाद में घटना घटित हुई थी और कतिपय मीडिया में इसको चलाया भी गया। इसके बारे में बता देना चाहता हूँ कि कल ये सुबह 8 बजे की घटना है। बेतिया जिला के योगापट्टी थाना क्षेत्र के ग्राम डुमरी अहिरौली में एक व्यक्ति के द्वारा घर में प्रवेश कर 2 व्यक्तियों को गोली मारकर जख्मी कर दिया गया। उनके द्वारा शोर मचाए जाने पर जब अन्य ग्रामीण वहाँ पर इकट्ठा हुए, उनके द्वारा उसको पकड़ने की चेष्टा की, तब उसने अपने दोनों हाथों में हथियार लिए हुए थे और दोनों हथियारों से फायरिंग कर दी, जिसमें 2 ग्रामीण को भी गोली लग गई और वो भाग करके वहाँ पर पास के खेत में छुप गया। उसके बाद में पुलिस को सूचना मिली और ग्रामीणों के सहयोग से उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। वो उसकी उम्र 22 वर्ष है। नाम उस अपराधकर्मी का रंजीत पटेल है। उसके पास से एक देशी पिस्तौल, एक देशी कट्टा, यानी दोनों हथियार जो लिए हुए दोनों हाथों से फायरिंग कर रहा था, दोनों बरामद हो गए। 3 खोखा बरामद हुआ है, एक गोली, एक बैग और उसके द्वारा जो मोटरसाइकिल लाई गई थी, तो ये सब गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के द्वारा कार्रवाई कर ली गई। ये घटना व्यक्तिगत और पारिवारिक मुद्दे को लेकर के की गई और इसमें पुलिस के द्वारा तत्काल कार्रवाई की गई। उसी तरह से कल दोपहर के बाद रोहतास जिला के विक्रमगंज थाना क्षेत्र में कुछ अपराधकर्मी 2 मोटरसाइकिल पर बैठकर आए थे और बैंक में घुस करके लूटपाट की योजना कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे थे। तो वहाँ पर प्रतिनियुक्त जो हमारा चौकीदार है और बैंक के गार्ड ने उनको मास्क पहने होने के कारण, हेलमेट लगाए होने के कारण उनको रोका और रोकने की चेष्टा की। उसी बीच में बैंक के किसी कर्मी के द्वारा बैंक का अलार्म बजा दिया गया। अलार्म को सुन करके वहाँ बाजार के बहुत सारे लोग उस बैंक की तरफ दौड़ पड़े और उसके बाद में अपराध कर्मियों को लगा कि वो घिरा जाएंगे, पकड़े जाएंगे और इस क्रम में वो फायरिंग करते हुए अपने बचाव में वहाँ से भागे। पुलिस भी वहाँ पहुँच गई और अब उस सारे सीसीटीवी के आधार पर, लोगों के बयान के आधार पर इसमें कार्रवाई की जा रही है। पुलिस उपाधीक्षक और पुलिस अधीक्षक स्वयं घटनास्थल पर गए थे और कुख्यात अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हो, लूट कांड का उद्भेदन हो या अन्य राज्यों पर जो अपराध करके पैसे मांगे गए रंगदारी उसकी गिरफ्तारी हो, अपहृत व्यक्ति की सकुशल बरामदगी हो या महिला दुष्कर्म के मामले में पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई की गई, उद्भेदन किया गया, अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई। और ये हाल के पिछले कुछ दिनों की घटना है। इसी क्रम में मैं आज विशेष रूप से बताना चाहूँगा कि बिहार पुलिस में एसटीएफ का गठन, विशेष कार्यबल का गठन किया गया। वर्ष 2000 में ही इसका गठन हुआ है। वर्तमान में इसके 31 यूनिट इसकी जगह जगह काम कर रही है और इसके अलावा इंटेलिजेंस और ऑपरेशन के भी ग्रुप बने हुए हैं। तो कुल मिला के एसटीएफ अपराध कर्मियों या नक्सलियों के विरुद्ध या किसी भी तरह के माफिया लोगों के विरुद्ध कार्रवाई लगातार करता है। सितंबर महीने में कुल 38 मोस्ट वांटेड अपराध कर्मियों को इन्होंने गिरफ्तार किया, जिसमें इनामी अपराध कर्मी भी शामिल थे। मैं उनका नाम बताना चाहता हूँ। 1 लाख रुपए के इनामी घोषित अपराध कर्मी और नक्सली गोपाल दास,
जो 6 नक्सली कांडों में वांछित थे उसको, और जो थाना हवेली खड़गपुर मुंगेर के रहने वाले थे उसको विशेष टीम के आसूचना के आधार पर दानापुर से गिरफ्तार किया गया। और ये हमारी सितंबर महीने की उपलब्धि, पूरे सितंबर महीने की उपलब्धि बता रहा हूँ। इसी तरह से 50,000 रुपये के नामी अपराध कर्मी मारुति नंदन उर्फ गुड्डन झा, जो 9 गंभीर धाराओं के कांडों में वांछित थे, उसको बेगूसराय के बछवाड़ा थाना क्षेत्र से 22 सितंबर को गिरफ्तार किया गया। इसी तरह से 50,000 रुपये के एक अन्य घोषित इनामी अपराध कर्मी रामलोचन, जो 9 गंभीर धाराओं के कांडों में वांछित थे, इसको थाना फुलपरास जिला मधुबनी में विशेष टीम के द्वारा फुलपरास थाना क्षेत्र में 30 सितंबर को गिरफ्तार किया। ये 3 मुख्य अपराध कर्मी जिनके विरुद्ध में इनाम था, उनको हमारे STF ने गिरफ्तार किया। कुल 38 मोस्ट वांटेड अपराध कर्मियों को STF के द्वारा सितंबर महीने में गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। नक्सल और अपराध कर्मियों और पुलिस बल के द्वारा एक मुठभेड़ की घटना हुई। 2 रेगुलर हथियारों की बरामदगी STF ने द्वारा की। 25 देशी हथियारों की बरामदगी की है। 56 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। लूट का करीब 555 ग्राम सोना बरामद किया STF ने, और लूट की करीब 27 किलो से अधिक चांदी बरामद की है। ये हमारे STF की विशेष उपलब्धि है। लोग भी इसमें शामिल हैं, कैसे इनको सिविल मीडिया? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया, और मैं चाहूँगा कि आज का दिन थोड़े इस बात को प्रचारित करने के लिए भी हम लोग रखें, खासकर सोशल मीडिया और प्रेस मीडिया के जो भी लोग। देखिए, नो योर कस्टमर KYC जो डॉक्यूमेंट है वो एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है एज फार एज RBI इज कंसर्न, उसके एक्ट के तहत, और जो टेलीग्राफ एक्ट है उसके तहत मैंडेटरी डॉक्यूमेंट, उसका अनुपालन टेलीकॉम कंपनीज को करना है और अपने जो सिम है उनको करना है, और बैंक में खाता खुलवाने के समय बैंकों को करना है। ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट। लेकिन अगर इसका अनुपालन नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं इसके लिए टेलीकॉम कंपनी या बैंक के कर्मी अगर दोषी हैं तो निश्चित रूप से इस कांड के उद्भेदन और कांड के अनुसंधान में इस बात को हम लोग लाएंगे, और जैसे ही ये मामला सामने आएगा हम लोग न केवल लीगल कार्रवाई करेंगे बल्कि बैंक के हाईएस्ट पदाधिकारियों को, RBI को और टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को भी ये पत्र भेजेंगे कि इस तरह के जो KYC नॉर्म हैं उसका वायलेशन करके ही आखिरकार आदमी एक तरह से अपनी आइडेंटिटी बदल दे रहा है, और आइडेंटिटी बदल करके अगर कोई क्राइम कर रहा है तो उसके डिटेक्शन में पुलिस को कितनी दिक्कत और परेशानी होती है। फिर उसमें सारी तकनीक लगाइए, सारा सॉफ्टवेयर यूज़ करिए, और बहुत मुश्किल होता है। फिर अगर आदमी मोबाइल है तो फिर उसका लोकेशन ट्रैक करना बहुत दिक्कत है। तो ये KYC डॉक्यूमेंट को हम लोग चाहेंगे कि मैंडेटरी हो, और पुलिस मुख्यालय की तरफ से मैं सभी पुलिस अधीक्षकों को पत्र भी भेज रहा हूँ, और आगे VC में भी ये निर्देश दे रहा हूँ कि अपने स्तर से वो सभी टेलीकॉम कंपनीज को और सभी बैंक पदाधिकारियों को इस बात का आगाह कर दें कि इस तरह के कोई भी डॉक्यूमेंट के प्रॉपर वेरिफिकेशन के बगैर अगर कोई अकाउंट ओपन होता है तो ये जिम्मेवारी का निर्धारण हम लोग करेंगे। हालांकि मुझे ये भी पता है कि बैंक के कर्मी और जो टेलीकॉम की कंपनी है उनका ये कहना होता है कि सर मेरे पास में जो फोटोकॉपी देते हैं उसके वेरिफिकेशन का कोई तत्काल माध्यम नहीं है कि ये जाली है या सही है। तो इसके लिए भी हम लोग चाहेंगे कि एक मैकेनिज्म अगर हायर लेवल पर डेवलप की जानी है तो उसको भी डेवलप किया जाए, और हम लोग चाहेंगे कि इसको एक पुख्ता व्यवस्था बनाई जाए। इसमें जो भी ज़रूरत कार्रवाई है जिला लेवल से लेकर के पुलिस मुख्यालय के लेवल तक हम लोग निश्चित रूप से करेंगे। ये फेक आइडेंटिटी बना करके क्राइम करने का जो एक कुछ प्रयास करते हैं, हालांकि अपराधी पकड़े जाते हैं लेकिन ये अपराध हो ही ना, और इस तरह की फेक घटनाएं नहीं हो। तो इस पर हम लोग चाहेंगे कि आप लोग भी थोड़ा इसको सोशल मीडिया के माध्यम से इम्पोर्टेंस ऑफ KYC करें। वो
शायद मैंडेटरी नहीं है। मेरी जो बात हुई है मैंडेटरी नहीं, वो मैं बता रहा हूँ। मेरी जो जानकारी है, हम लोग इस पर बैठ के फिर एक मीटिंग कर लेंगे और पुलिस मुख्यालय और अगली जो पुलिस अधीक्षकों की बीसी है उसमें इस बात को मैंडेटरी कर देंगे। मेरी जहाँ तक जानकारी है, आधार को मैंडेटरी नहीं किया गया। अगर मैं करवाना चाहूँ आधार से लिंक, अपने फ़ोन कर सकता हूँ, लेकिन आधार ही केवल एक डॉक्यूमेंट नहीं है, आप किसी और डॉक्यूमेंट पर भी सिम ले सकते हैं। लेकिन सर ऐसे लोगों के खिलाफ आप लोगों ने कई FIR भी दर्ज की थी। कई FIR दर्ज की, एक चीज क्लियर, कई FIR दर्ज की, और हम लोग चाहेंगे कि इस पे फिर से हम लोग एक अभियान चलाएं। एक चीज क्लियर कर दीजिए, जो इस तरह के क्राइम्स में जो फेक मैंने किसी और के नाम पे सिम या बैंक खाता वगैरह खुलवाने का जो मामला आया है, हाँ, तो इसको लेकर आप लोग SP को गाइडलाइन देंगे कि भाई वो बैंक और टेलीकॉम के अधिकारियों से बात करके ये सुनिश्चित करें कि ऐसा न हो, ऐसा न हो। और उस पर्टिकुलर खाते में जिसमें गड़बड़ी हुई, क्राइम हुआ, अगर उसमें उनकी लापरवाही सामने आती है, हाँ, तो हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो कार्रवाई करेंगे। अगर लापरवाही सामने आती है, उसमें जांच की जाएगी कि भाई आपने अधूरा प्रिंट या आधा कॉपी या फेक फोटोकॉपी देखने से ही फेक लग रहा है, तो आपको देखना चाहिए, आपको वेरीफाई करना चाहिए, सर, आपको बोलना चाहिए कि भाई दूसरा कॉपी लाओ। ऐसे कहीं ना कहीं अनुसंधान जो हैं 3.5 लाख से ऊपर जो मामले हैं वो लंबित पड़े हुए हैं, तो क्या माना जाए सर बिहार पुलिस में पुलिसकर्मियों की जो कमी है उसको दूर की जाएगी और लगातार की भी जा रही है, और कितना असर पड़ेगा सर, और कितनी असर अभी पड़ रहा है कि अनुसंधान में सर? देखिए, बिहार पुलिस में राष्ट्रीय औसत को अगर हम देखें तो स्वीकृत बल के हिसाब से कुछ कमी है। राष्ट्रीय औसत पे हमारा स्वीकृत बल पूरे देश का जो औसत है वो ज़्यादा है। बिहार में राष्ट्रीय औसत से पुलिस बल की कमी है, और इस कमी को दूर करने के लिए पुलिस मुख्यालय की तरफ से एक प्रस्ताव भेजा गया है जो विचाराधीन है। उस प्रस्ताव के स्वीकृत होते ही हम लोगों का जो औसत है वो देश के औसत के बराबर हो जाएगा। ये एक पहला कदम हम लोग लेंगे। दूसरा कदम ये कि अभी जो हमारे पास में सैंक्शन बल है उसकी भर्ती के लिए हम लोगों ने बहुत ज़बरदस्त अभियान के रूप में कार्रवाई की जा रही है, और लगातार आप देख रहे हैं कि हर साल कोई ना कोई रिजल्ट या तो सब इंस्पेक्टर का हो, या ड्राइवर कांस्टेबल का हो, या रेगुलर कांस्टेबल का हो, या स्टेनो कैडर का हो। ये हमारे पद हैं जिस पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है। तो इन सारे पदों पर अभी 2 सालों में आप देखेंगे तो 25,000 से ज़्यादा रिक्रूटमेंट हो चुका है, मतलब रिजल्ट निकल गया है, लोगों को रिक्रूट कर लिया गया है, और अब वो हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग करने के लिए गए हैं। इसमें 2 बैच पास आउट भी हो गए हैं और तीसरा बैच भी हमारा पास आउट हो गया है। DSP कैडर की भी बात करते हैं तो DSP कैडर में भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पिछले 2 सालों में काफ़ी हो गया। करीब 125 से ऊपर DSP रैंक के पदाधिकारी भी नए हमारे BPSC से रिक्रूट हुए। हम लोगों ने उनको नियुक्ति पत्र दिया और उनकी ट्रेनिंग अब पुलिस अकेडमी में चल रही है। तीसरा कदम हम लोग जो ले रहे हैं वो ये कि रिटायर हुए पुलिस कर्मियों को भी सरकार की जो पॉलिसी है उसके तहत, गाइडलाइंस के तहत मौका दे रहे हैं कि रिटायर होने के बाद भी वो अपनी सेवा पुलिस विभाग को दे सकते हैं। तो ये प्रस्ताव भी हमारा सरकार में चला गया है। बहुत शीघ्र ये प्रस्ताव पे हमारी जो नाम गए हैं, जिन्होंने अपना नाम भेजा था, जिन्होंने सहमति दी थी, फिर उसके बाद में उनका मेडिकल हुआ, मेडिकल होने के बाद में सब वेरिफिकेशन के बाद में भेजा गया। वो सहमति जैसे ही हो जाएगी तो रिटायर्ड पुलिस कर्मियों को भी उनके रैंक के अनुसार हम लोग काम करेंगे। तो ये 3 तरीकों से हम लोग सर आखिर कमी कहाँ रह जा रही है, क्या बढ़ पा रहा है सर, कहाँ कमी रह रही है? नहीं, कहीं कोई कमी नहीं। जो हमारा काम है वो लगातार चल रहा है। हर साल बहाली हो रही है, हर साल रिक्रूटमेंट हो रहा है, हर साल ट्रेनिंग हो रही है, हर साल लोग पास आउट हो रहे हैं। जो नए पद जब स्वीकृत होंगे तो उन पर हम लोग बहाली करेंगे। सर कितनी लंबित मामले हैं सर, और कब तक सर इनको क्या कुछ टारगेट आप लोगों ने रखा है क्या? नहीं, जो पद हमने आपको बता दिया कि पद हमारे पास में हैं तो उनको भरने की कार्रवाई हो रही है और नए पद को स्वीकृत करने की कार्रवाई। नहीं सर, जो लंबित